एपिसोड की शुरुआत में जियांग उसकी बातें सुनने के बाद और करीब आने लग जाता है और तांग भी घबराने लगती है, जिससे सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड हो गई थी। जियांग अब मजाक में उससे कहता है कि अगर हम पकड़े गए तो क्या हमें पहले की तरह लेटर लिखना होगा, जो सुनकर वो हंस पड़ती है और कहती है कि इस काम में तो तुम माहिर थे ना। इस पर जियांग कहता है कि मुझे तुम्हारी काफ़ी फिक्र है, कहीं टीचर की नज़रों में तुम्हारी इमेज खराब ना हो जाए कि क्लास की टैलेंटेड स्टूडेंट इस तरीके से रात के अंधेरे में चुपके से स्कूल में घुस गई। तांग उसे बताती है कि एक बार जब तुम्हें पूरे स्कूल के सामने अपना लेटर लिखना पड़ा था, तब उसे काफ़ी बुरा लग रहा था कि बेस्ट फ्रेंड होने के नाते वो उसके साथ क्यों नहीं है। ये जानकर जियांग को काफ़ी खुशी होती है कि उस टाइम वो उसके साथ पनिशमेंट तक में पार्टनर बनना चाहती थी। अब जियांग एक बार फिर उसके करीब आने लगता है, तब तांग उसे रोकती है। तो जियांग कहता है कि तुम्हारे बालों से कैसी स्मेल आ रही है, तुम कोई एंटी हेयर लॉस मेडिसिन यूज़ करती हो क्या? जो सुनकर वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस हेयर ग्रोथ ऑयल लगाती हूँ। फिर दोनों चेक करते हैं कि गार्ड वहाँ से गया या फिर नहीं। गार्ड तो चला गया था, पर अब प्रॉब्लम थी कि वो बैडमिंटन हॉल में खेलेंगे तो उन्हें लाइट्स तो ऑन करनी ही पड़ेगी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो गार्ड को पता चल जाएगा कि वो लोग यहाँ पर हैं। इसीलिए तांग को एक जगह याद आती है जहाँ यहाँ अच्छे से खेल सकते हैं, जिसके बाद हम इन्हें उसी मार्केट में देखते हैं जहाँ वो पहले आया करते थे। ये दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम तक बैडमिंटन खेलते हैं और इस जगह से इन दोनों की काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी। जब जियांग वापस से घर जाते हैं तो उसकी माँ मुझसे पूछती है कि क्या वो कुछ खाएगा, पर वो मना कर देता है और अंदर जाने की बजाय बाहर ही आकर बैठ जाता है। यहाँ से अब हम देखते हैं कि खेलने के बाद तांग जियांग से कहती है कि तुम्हें तो मेरी कदर होनी चाहिए कि तुम्हारी बड़ी मैं हूँ, जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं करता हूँ। जियांग अब अपने फ़ोन में कुछ स्पेशल कैरेक्टर को देखने लग जाता है और किसी से इसके बारे में पता भी करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि तांग की ऑफिस मीटिंग में ये डिस्कस हो रहा था कि उन्हें लेडी ज़ांग को लोन देना चाहिए या फिर नहीं। तांग का कहना था कि ज़ांग जिस पुराने होटल में काम करती थी वहाँ की ओनर ने उन्हें कुछ इक्विपमेंट्स दिए थे जिन्हें हम एज अ कोलेक्टर रख सकते हैं और उनकी अमाउंट लोन अमाउंट से भी ज़्यादा है, पर डेप्यूटी डायरेक्टर के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी सारा रिस्क है। उन दोनों की बातें सुनने के बाद डायरेक्टर तांग की साइड लेता है और उसके काम की काफ़ी तारीफ भी करता है। उसने तांग का केस रिस्क होने के बाद भी इसीलिए अप्रूव कर दिया था ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तांग को उसे सीखने के लिए मिले। जिसके बाद हम मैनेजर को देखते हैं जो कि ज़ांग को जाकर बताता है कि उनका लोन अप्रूव हो गया है और तांग ने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, जो सुनकर ज़ांग को काफ़ी खुशी होती है। दूसरी तरफ जब तांग घर पहुंचती है तो देखती है कि एक अननोन पार्सल आया हुआ था। उसे खोलने पर उसमें एक बड़ा सा स्पेशल कैरेक्टर मिलता है जो कि तांग को काफ़ी पसंद तो आता है, पर इसे किसने भेजा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे याद आता है कि लास्ट टाइम जब वो जू से मिली थी तो वो इसके बारे में बात कर रहा था। फिर वो उसे वॉइस मैसेज करके कॉफ़ी के लिए इन्वाइट करती है। जब वो उसे जाकर मिलती है तो कहती है कि हम एक दूसरे के कलीग्स हैं, तुम मेरे सीनियर भी रह चुके हो और हम अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन जो गिफ्ट तुमने मुझे भेजा है वो काफ़ी ज़्यादा है मेरे लिए। जू बोलता है कि क्या तुम उस लिटिल बियर फिगर की बात कर रही हो? वो तो मैंने तुम्हें इसीलिए भेजा है क्योंकि सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और ये फिगर तुम्हें भी काफ़ी पसंद है, इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें एक गिफ्ट करना चाहिए। तांग अब उसे इसके पैसे देना चाहती थी, जिसे जब जू मना करता है तो वो नहीं मानती, इसीलिए जू अब उसे उस गिफ्ट के पैसे ले लेता है, पर उस ट्रीट के पैसे वो देगा। ऐसा वो तांग से कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। फिर वो उसे सवाल करता है कि अगर मेरी जगह तुम्हारा दोस्त जियांग ने तुम्हें गिफ्ट दिया होता तो क्या तब भी तुम उसे पैसे वापस करती? तो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि तांग के ऑफिस में ज़ांग उससे मिलने के लिए आती है। वो उसके लिए अपनी नई शॉप से खाना लेकर आई थी ताकि वो उसे थैंक्स कह सके, पर तांग उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि कोई उसे रिपोर्ट कर सकता है और लोन पर इंक्वायरी बैठ सकती है। वो उनसे वादा करती है कि वो उनकी शॉप पर ज़रूर आएगी। उसके जाने के बाद डेप्यूटी डायरेक्टर वहाँ पर आती है और तांग को समझाती है कि उसे ज़ांग के केस पर अच्छे से नज़र रखनी होगी क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में लोन रीपे करवाने में काफ़ी मुश्किलें हों। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसे फैंग एक रेस्टोरेंट की तरफ से इनविटेशन पढ़कर सुनाता है। वो उससे बोलता है कि तुम अकेले कैसे जा सकते हो। इस पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें ले जाता, पर वहाँ पर पेट्स अलाउड नहीं है, जो सुनकर वो गुस्सा हो जाता है। फिर जियांग तांग को फ़ोन करके बताता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन इस बार में तांग भूल चुकी थी और डिनर के टाइम पर उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल है, इसीलिए वो उसे अकेले इंजॉय करने के लिए कहती है। जियांग उससे पूछता है कि तुम डिनर में क्या खाने वाली हो, तो वो कहती है कि मैं खुद के लिए ग्रैंड फीस तैयार कर रही हूँ, जबकि वो तो कप नूडल्स वगैरह खा रही थी।
कॉल के बाद अब जियांग फैंग को इनविटेशन कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम अपनी वाइफ के साथ जा सकते हो, जिससे खुश होकर फैंग मुझसे आई लव यू कहता है। लेकिन तभी चेंग वही वहाँ पर आकर कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। इस पर फैंग को काफ़ी अफसोस हो रहा था कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो कि टेस्टिंग इवेंट में जाना है वो उसमें चैंग के साथ जा रहा है। तभी चैंग उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही टाइम मेरे साथ बिताते हो। तो वो उसे अपने घर पर ध्यान देने के लिए कहता है। अब जब ये दोनों इवेंट पर पहुंचते हैं तब एक लेडी चैंग को देखकर कहती है कि अंदर बच्चे अलाउड नहीं हैं, अंदर ड्रिंक्स भी सर्व होंगी इसीलिए। चैंग उसे अपनी आईडी दिखाता है कि वो माइनर नहीं है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जियांग तांग के घर पहुंच जाता है, जिसे वहां पर देखकर वो हैरान हो जाती है। वो उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम कोई ग्रैंड डिनर नहीं कर रही होगी, इसीलिए वो उसके लिए काफ़ी अच्छा खाना लेकर आया था, जिसे खाने से पहले वो दोनों खाने के साथ एक अच्छी सी फोटो क्लिक करते हैं। डिनर के बाद अब जैसे ही जियांग फ्रिज चेक करता है तो उसमें उसे काफ़ी चीज़ें खराब मिलती हैं और कुछ सामान तो 2-3 साल से उसी में रखा हुआ था। जब वो तांग को अच्छे तरीके से फ्रूट्स खाता हुआ देखता है तो उसकी तारीफ करने की बजाय वो उसे कहता है कि तुम्हें तो फ्रूट स्टॉल खोल लेना चाहिए। इस पर वो उसे चुपचाप साइड पर बैठने के लिए कहती है और बताती है कि गेस्ट जब आते हैं तो होस्ट की तारीफ करते हैं, पर तुम तो मुझे फ्रूट स्टॉल लगाने के लिए कह रहे हो। तभी जियांग की नज़र तांग के बेडरूम में रखे हुए उस बियर पर पड़ती है। उसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि ये वो खुद तांग को गिफ्ट करने के लिए ढूंढ रहा था। तब तांग उसे बताती है कि ये उसे जू ने दिया है, जो देखकर जियांग काफ़ी हैरान हो जाता है और धीमी आवाज़ में गुस्से में उस बियर से पूछने लग जाता है कि आखिर जू का प्लान क्या है, तुम मुझे बताओ। भले ही उसका प्लान कुछ भी हो पर तुम रात को यहाँ पर नहीं रह सकते। उसे इस बात की जलन थी कि आज तक वो भी यहाँ पर नहीं रुका था रात में, तो जू का बियर कैसे रुक सकता है। वो गुस्से में उसका हाथ सर मोड़ने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर तांग उसे डांटती है और उस बियर से दूर रहने के लिए कहती है। तब जियांग उसके पास आकर कहता है कि मैं जब भी इस घर में होता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, जिस पर तांग अब शक करते हुए कहती है कि तुम मेरे मॉम डैड के घर पर भी यही कहते हो ना, जब मैं दूसरी सिटी में थी तब भी तुमने मुझे यही कहा था। इतने में उस बियर का हाथ निकल कर गिर जाता है, जो देखकर तांग हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव और रेयर आइटम है। इसलिए वो जियांग पर गुस्सा करने लग जाती है, उसे जल्दी से ठीक करने के लिए बोलती है, लेकिन वो तो काफ़ी खुश था जैसे उसने बियर से अपना बदला ले लिया हो। तांग अब जब उसके हंसने का कारण पूछती है तो वो कहता है कि मैं तो काफ़ी दुखी हूँ। इसके बाद वो उसे ठीक करने के बहाने अपने साथ ले जाता है। अगले दिन अब तांग जियांग से अपने बियर का हाल पूछती है तो वो उसे उसकी फ़ोटो भेज देता है, जो कि अभी बुरे हाल में था। ये देखकर वो गुस्से में जियांग से दोस्ती ख़त्म कर लेती है। इसके बाद वो जैंग के रेस्टोरेंट पर जाती है, लेकिन वहाँ पर उतने कस्टमर नहीं थे जितने उन्होंने सोचा था। उन्हें लगता है कि शायद लोकेशन शिफ्ट होने से पुराने कस्टमर्स उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इन्हीं बातों में जैंग यानान के ऑर्डर में एक्स्ट्रा आइटम्स भी डाल देती हैं क्योंकि उनकी वजह से उनका लोन अप्रूव हो सका। फिर वो उनके लिए काफ़ी सारे डिशेज सर्व करती हैं। यानान अब तांग से पूछती है कि पहले तुम्हें इन्हें लोन दिया और अब खुद ही इनकी कस्टमर भी बन गए, तुम्हें तो चैरिटी खोल लेनी चाहिए। तब तांग उससे बताती है कि मेरा डायरेक्टर बस मौका ढूंढ रहा है ताकि मेरा फर्स्ट असाइनमेंट किसी वजह से ख़राब हो और वो मुझे सुना सके, इसीलिए तांग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जब यानान डिश टेस्ट करती है तो वो उसे काफ़ी पसंद आता है। वो बोलती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर ना लेकर आती तो मैं इस शॉप को देखने के बाद भी यहाँ पर नहीं रुकती, पर यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है। इस बात से तांग शॉप को देखने लग जाती है और लगता है कि उसे प्रॉब्लम समझ में आ गई थी। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जिसे शिन्यू बताती है कि हम आगे की कुछ स्ट्रीम्स ही करेंगे, पर वो भी शेंग के शेड्यूल के हिसाब से, साथ ही लोकेशन भी वही डिसाइड करेगी, जिनकी सभी शर्तों को जियांग मान लेता है। मीटिंग के बाद चैंग शिन्यू से कहता है कि शेंग को बता देना कि मैं साथ डिनर करने के लिए तैयार हूँ। तभी ऑफिस में यानान सभी के लिए जैंग की शॉप से खाना लेकर आती है क्योंकि वो उसे काफ़ी टेस्टी लगा था। जियांग के पूछने पर वो उसे बताती है कि तांग वहीं से दोबारा ऑफिस चली गई थी ओवरटाइम करने के लिए। फिर वो बात करने लगते हैं कि अगर जैंग का ये रेस्टोरेंट नहीं चला तो कहीं तांग प्रॉब्लम में ना आ जाए क्योंकि उसी ने उन्हें लोन दिलवाया था। तभी फांग बोलता है कि लास्ट टाइम जो हमने उसके बॉस का बिहेवियर देखा था तो उसे लग रहा था कि वो गुस्सैल आदमी है। वहीं तांग भी जैंग के रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी बढ़ाने के तरीके ढूंढ रही थी ताकि वो किसी भी तरीके से उनकी अपनी ओर से मदद कर सके, क्योंकि लोन प्रोवाइड करने के बाद की सिचुएशन की रिपोर्ट उसे मैनेजर को भेजनी थी, जिसमें वो कुछ सजेशन भी मेंशन करेगी ताकि जैंग का बिजनेस जल्दी ग्रो कर सके। दूसरी तरफ जियांग यानान की बात सुनने के बाद जैंग के रेस्टोरेंट पहुंच चुका था क्योंकि उसे डर था कि अगर रेस्टोरेंट पॉपुलर नहीं हुआ तो तांग प्रॉब्लम में आ जाएगी, इसलिए अब वो भी जैंग की मदद करना चाहता था। तभी उसकी नज़र ब्रिज पर कुछ स्कूल किड्स पर पड़ती है जो कि अपने ही क्लासमेट को सिर्फ इसीलिए मार रहे थे क्योंकि उसके डैड नहीं थे।
जब ये चीज़ जियांग देखता है तो भागता हुआ उसे बचाने के लिए आ जाता है और उन बच्चों की वीडियो भी बना लेता है, लेकिन वो बच्चे फिर भी उसे परेशान किए जा रहे थे। तब जियांग बोलता है कि अगर मैंने उसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया तो तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। ये सुनकर सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स को ये सब पता चला तो वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो जियांग अब उनके सामने 3 शर्त रखता है कि वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करेंगे, वो सबकी मदद करेंगे और वो अपने क्लासमेट से माफ़ी मांगेंगे। जिसकी ये बात वो बच्चे तुरंत ही मान जाते हैं और उसे माफ़ी मांगने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस बच्चे का भाई भागता हुआ आता है। वो अपने भाई के लिए काफ़ी घबरा रहा था कि वो टाइम पर उसे बचाने के लिए नहीं आ सका, लेकिन अब सब कुछ ठीक था। फिर जियांग उन दोनों को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ रास्ते में उन्हें बताता है कि वो भी बिना डैड के ही बड़ा हुआ है और उसकी मॉम घर चलाने के लिए सी फूड बेचा करती थी। वो खुद इतनी प्रॉब्लम में रहती थी कि मैं कभी भी उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर ही नहीं पाता था। तभी उसकी लाइफ में एक ऐसी फ्रेंड आई जिसने हमेशा उसका साथ दिया, उसकी हर प्रॉब्लम में हेल्प की। यहाँ से अब हम जियांग की स्कूल का टाइम देखते हैं, जब वो अपनी सी फूड स्टॉल के सामने बैठकर पढ़ रहा था और उसकी मॉम सामान डिलीवर करने के लिए जाती है। तब तांग उसके पास आ जाती है और बताती है कि मॉम और डैड दोनों ही बाहर गए हैं और मैं घर की चाबी भी भूल गई हूँ, इसीलिए वो यहाँ पर उसके साथ होमवर्क करने के लिए आ गई। लेकिन वो अपना होमवर्क भी उसे ही करने के लिए दे देती है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। तभी उसकी क्लास के कुछ बुलीज उसे परेशान करने के लिए आ जाते हैं। वो उसे सी फूड बेचने को लेकर मजाक बनाने लग जाते हैं और उसे सी फूड मांगते हैं। तांग को ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो पहले फिश से बात करती है और उन लड़कों को कहती है कि फिश ने मुझे कहा है कि तुम्हारा IQ काफ़ी लो है और तुम फिश नहीं खा सकते, जो देखकर जियांग हंसने लग जाता है। वो लड़के अब जब लो IQ वाली बात से इनकार करते हैं, तब तांग उन्हें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए देती है, जिसे वो अगर कर लेते हैं तो उन्हें फिश फ्री में मिल जाएगी। वो उसे कहता है कि तुम आखिर उसकी मदद क्यों कर रही हो, उसे बचाने के लिए। तो बोलती है कि क्योंकि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, और वो उन्हें काफ़ी कुछ सुना भी देती है, जो देखकर ही तीनों यहाँ से चले जाते हैं और जियांग काफ़ी खुश होता है। तांग उसे अब सोल्यूशन ढूंढने में दोबारा लगा देती है। तो जियांग उसे बिग ब्रो बोलकर कहता है कि मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो वो उसे इस चीज़ के लिए पीटने लग जाती है कि उसे आंसर नहीं मिल पा रहा था। प्रेजेंट में अब जब जियांग उन दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए जाता है तो देखता है कि वो दोनों उसी रेस्टोरेंट ओनर ज़ांग के बच्चे हैं। सीन अब ज़ो पर आता है, जिसका आज बर्थडे है। वो किसी लेडी के लिए काफ़ी सारे प्रेजेंट्स लाया था ताकि वो उन्हें खुश कर सके। जब वो लेडी उसे खाने तक रुकने के लिए कहती है तो ज़रूरी काम का बहाना करके चला जाता है। फिर हम जियांग के असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि 2 लोगों को जियांग के आने तक इंतज़ार करने के लिए मना रहा था। वो दोनों ही काफ़ी बड़े फूड ब्लॉगर्स हैं, पर जब तक वो दोनों उनके वहाँ से खाने पीने का सामान अपने बैग में भरने लग जाते हैं। जब जियांग आता है तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जियांग उनकी मदद से ज़ांग के रेस्टोरेंट की पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहता है, पर वो ये कहकर मना कर देते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं रेस्टोरेंट को प्रमोट करते हैं जिनके पास पहले से ही काफ़ी लंबी लाइन हो। पर कैसे ना कैसे करके जियांग उन्हें मना ही लेता है, क्योंकि उन्होंने पहले एक साथ काफ़ी काम किया था। अब हम शेंग को देखते हैं, जो कि शिंगी और अपनी असिस्टेंट के साथ चेंग हुई के बुलाने पर रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। पर वहां पर चेंग हुई ने खुद आने की बजाय अपने कलीग्स को भेज दिया था ताकि शेंग इनसे माफ़ी मांग सके उस चश्मे के लिए जो कि उसने तोड़ दिया था, जिससे दोनों ही साइड का माहौल ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि चेंग के कलीग शेंग को एज अ फैन जानते थे, जबकि वो तीनों शेंग के लिए अनजान थे। तब चेंग का कलीग उसी की बुराई करने लग जाता है कि वो हर बार ऐसा ही करता है। वहाँ से जाते वक्त शेंग यही सोच रही थी कि चेंग कितना अजीब है। पहले खुद ही उसने उससे उसके कलीग से माफ़ी मांगने के लिए कहा, और जब वो मान गई ये करने के लिए तो वो खुद ही नहीं आया। आखिर ऐसा करने के पीछे उसकी क्या वजह होगी? इस पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि या तो वो आपको हमेशा ये फील करवाना चाहता है कि आपको उसे कुछ कहना है, या वो मिलने का बहाना ढूंढ सके इसीलिए। सीन अब तांग पर आता है, जो कि अपनी टीम के साथ एक स्टील फैक्ट्री में जाती है, जहाँ का ओनर उन्हें हर तरफ घुमाकर अपनी और अपनी टीम की काबिलियत के बारे में बता रहा था। एक तरफ ओनर अपनी ही टेक मशीन्स की बात कर रहा था, पर तांग देखती है कि उन पर तो काफ़ी मिट्टी थी, जैसे वो कभी इस्तेमाल ही नहीं की गई हो। वहीं जांग अपने ब्लॉगर फ्रेंड के साथ ज़ांग के रेस्टोरेंट में पहुंच चुका था, लेकिन उस ब्लॉगर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जियांग इस रेस्टोरेंट में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। तो वो उसे बताता है कि उसने भी कभी ऐसा टाइम देखा था। आज ज़ांग का रेस्टोरेंट एक स्टॉल से शॉप पर पहुंच चुका है। वो भी इसी तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ा था। ऐसे काफ़ी रेस्टोरेंट हैं जिनका खाना अच्छा है, पर फिर भी उनके बाहर कोई लाइन नहीं है। जब वो वहाँ पर जाकर खाना ट्राई करता है तो उसे काफ़ी पसंद आता है। यहाँ से अब हम चेंग को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि चेंग की अगली स्ट्रीम की लोकेशन क्रू होटल है, और जियांग चाहता था कि चेंग अपनी टेक्निकल टीम के साथ वहाँ पर विजिट करे, जिसके लिए वो तैयार हो जाता है और उसे उसकी और उसकी टीम की फ़्लाइट टिकट्स बुक
बुक करने के लिए बोलता है, लेकिन वो अपना सामान पैक करने के बजाय सारा कुछ वहाँ की लोकल शॉप से ले लेगा। लोकेशन पर पहुंचने के बाद चैंग रिसेप्शन से आसपास की शॉप के बारे में पूछता है ताकि वो अपने लिए अंडरगारमेंट्स और पैंट्स वगैरह ले सके, लेकिन ये होटल रिमोट एरिया में होने की वजह से वहाँ पर शॉप काफ़ी कम है। इतने में चैंग वहाँ पर आती है जो उसे आने के लिए थैंक्स कहती है। जब उसे पता चलता है कि चैंग शॉप ढूंढ रहा है तो वो उसे कहती है कि हमारे पास काफ़ी सामान है, अगर तुम्हें उसमें से कुछ चाहिए तो ले सकते हो। इस पर वो बताता है कि मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं होगा। इतने में रिसेप्शनिस्ट ही बोल देती है कि सर अपने लिए अंडरगारमेंट्स ढूंढ रहे हैं, जो सुनकर वो ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि वो तो नहीं होंगे। फिर वो अपने असिस्टेंट चैंग को कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ले जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम जियांग की फूड ब्लॉगर फ्रेंड को देखते हैं जो कि जैंग के रेस्टोरेंट की प्रमोशन करने के लिए पहुंच चुका था। वहां पर वो अपनी व्लॉगिंग शुरू करते हुए सभी को यहाँ की डिशेस के बारे में बताता है जो कि काफ़ी टेस्टी हैं। वो खुद भी इन डिशेस को खाकर सभी को दिखाता है, जिसकी ये स्ट्रीम तांग तक भी पहुंच जाती है। ये देखकर वो काफ़ी खुश थी। इसके बाद जब वो जियांग और फेंग के साथ लंच करने के लिए जाती है तब उसे फेंग से पता चलता है कि इस फूड ब्लॉगर को वहाँ पर भेजने में जियांग का ही हाथ है। ये जानकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो ब्लॉगर काफ़ी पॉपुलर है, वो सिर्फ हाई क्लास रेस्टोरेंट को ही सपोर्ट करता है। तांग अब उसे जैंग के बारे में हर बात बताती है कि कैसे वो एक सिंगल मदर है जिनके हस्बैंड आर्मी में थे और उनके रेस्टोरेंट में काम कर रही लेडीज खुद आर्मी वाइफ्स हैं। फिर हम देखते हैं कि जब वो ऑफिस जाती है तो डायरेक्टर उसे कहता है कि अगर उस स्टील फैक्ट्री में कोई इशू नहीं है तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि वो ओनर उनका VIP क्लाइंट है। तब तांग उसे बताती है कि हमने उनकी जितनी भी फैक्ट्रीज पर विजिट किया है हमें कोई ना कोई गड़बड़ मिली है। पहली ये कि उन्होंने खुद को टॉप 10 स्टील फैक्ट्रीज में बताया जबकि उनकी रैंकिंग 100 तक है। दूसरा ये कि फैक्ट्री में रखी मशीन्स को देखकर लग रहा था कि उन्हें कभी ऑपरेट ही नहीं किया गया, जो सुनने के बाद वो उसकी तारीफ करते हुए उसके कंधों पर हाथ रखने वाला था, लेकिन इतने में डेप्यूटी डायरेक्टर आ जाती है और उसे कहती है कि तुम लीडर हो, इस तरीके के जेस्चर्स तुम पर अच्छे नहीं लगते। फिर वो फाइल रखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम सभी को मीटिंग में देखते हैं जहाँ 2 ग्रुप्स थे, जिसमें एक चाहते थे कि स्टील फैक्ट्री के ओनर को लोन मिले और दूसरा नहीं चाहते थे। जो टीम फेवर में थी उनका कहना था कि ये हमारे 10 साल से पुराना क्लाइंट है और रिस्क फैक्टर भी काफ़ी कम है तो हमें इन्हें लोन दे देना चाहिए। इस पर तांग प्रेजेंटेशन में दिखाती है कि उस ओनर के पास 4 लग्जरी कार्स हैं जिसमें से उसकी 2 सेकेंड हैंड है और उन्हें उसने मॉर्गेज डॉक्यूमेंट्स में ऐड किया है। यहाँ तक कि जब तांग मुझसे कॉल पर बात कर रही थी तब उसे बस स्टॉप की आवाज़ आती है, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी कि इतना बड़ा बिजनेसमैन बस में ट्रैवल क्यों कर रहा है। दूसरी टीम का रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि उन्हें इस साल काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे कि चैरिटी रोल मॉडल और एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। तो तांग ओनर के पिछले खर्चों को आज से कंपेयर करके बताती है कि जिस सिचुएशन में उनकी स्टील फैक्ट्री है वो डेट लौटाने के काबिल नहीं है। बात रही बस में ट्रैवल करने की, तो मुमकिन है कि उसने पहले भी किसी से लोन लिया हो और उसे पैसे लौटा ना पाया, जिसके बदले वो उसकी कार ले गए। दोनों ही साइड की बात सुनने के बाद डायरेक्टर डिसाइड करता है कि वो लोग स्टील फैक्ट्री के ओनर को लोन नहीं देंगे। मीटिंग के बाद डायरेक्टर तांग को बताते हैं कि दूसरी टीम का रिप्रेजेंटेटिव हमेशा से ही इस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनना चाहता था, जिसके लिए उसने VIP डिपार्टमेंट ज्वाइन किया ताकि उन्हें लोन्स अप्रूव करवा कर वो जल्दी आगे बढ़ सके। इसलिए वो तांग को उसे अलर्ट रहने के लिए कहता है। तांग जब घर पहुंचती है तो देखती है कि जियांग बड़े से बॉक्स के साथ उसका इंतजार कर रहा था। वो जैसे ही डोर खोलती है तो बॉक्स को अंदर रखकर वहाँ से काम का बहाना करके चला जाता है। जब तांग वो बॉक्स खोलती है तो उसमें वही बियर था जो कि उसने जियांग को ठीक करने के लिए दिया था। वो इस बात से हैरान थी कि जियांग ने उसे कितने अच्छे से ठीक किया था, जिससे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कभी टूटा था। इसलिए वो उसे मैसेज करके बताती है कि मैंने अब तुम्हें माफ़ कर दिया है। जिसके बाद उसे जू का मैसेज आता है जिसने उसे बियर का इनवॉइस भेजा था। जब वो चेक करती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि इनवॉइस का मॉडल नंबर और बियर पर लिखा हुआ मॉडल नंबर दोनों अलग थे। वो उस फोटो को चेक करती है जो कि जियांग ने उस बियर को ठीक करते वक्त भेजी थी। उसका मॉडल नंबर इनवॉइस के मॉडल नंबर से मैच कर जाता है, जिसका मतलब ये बियर जू का दिया हुआ नहीं था। लेकिन जियांग ऐसा क्यों करेगा, ये बात जानने के लिए वो यानान के पास जाती है। तांग अब यानान को अपनी दोस्त की कहानी बताकर ये बियर वाला इंसिडेंट पूरा समझाती है और उससे पूछती है कि उस लड़की का दोस्त उसके दूसरे दोस्त का गिफ्ट तोड़कर अपना सिमिलर गिफ्ट क्यों देगा। इस पर यानान कहती है कि इसका साफ मतलब है
कि उस दोस्त को तुम्हारी कलीग पर क्रश है, जो सुनकर तांग हैरान हो जाती है। यानाना बागी बताती है कि हो सकता है कि वो दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हो और उन्होंने काफ़ी हार्ड टाइम स्पेंड किया हो, इसीलिए उस दोस्त को डर हो कि कहीं वो उसे खो ना दे। यानान बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ टेस्ट बताऊंगी जिससे पता लग सके कि तुम्हारी कलीग का दोस्त उसे पसंद करता है या फिर नहीं, ये टेस्ट तुम उसे बता देना। तांग अब जब वहाँ से जाती है तो यानान उसे पहला टेस्ट मैसेज करती है, जिसमें उसे अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करना है और उसके एक्सप्रेशन पर नजर रखनी है कि वो मुस्कुरा रहा है या फिर नहीं। तो फ्लर्ट करने की प्रैक्टिस करने लग जाती है, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। इतने में जियांग अचानक से वहाँ पर आकर उसे चौंका देता है, जिसके बाद तांग उसे फ्लर्ट करते हुए उससे बात करने की कोशिश करती है। उसे ऐसे बात करता हुआ देखकर उसे लगता है कि उसने कोई गलती कर दी है और वो पहले ही उसे माफ़ी मांगने लग जाता है। तांग जब देखती है कि ये तो ज़रा भी नर्वस नहीं हुआ तो वो रिलैक्स फील करती है। फिर साथ घूमते हुए तांग की नज़र कुछ कपल बैंड्स पर पड़ती है, जो कि दूसरा टेस्ट था, जिसमें उसे अपने दोस्त को कपल गिफ्ट देखकर एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करने हैं। वो जियांग को इन्हें लेने के लिए कहती है। इस पर वो कहता है कि ब्रो, कि तुम्हें तो इन चीज़ों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था ना। शॉप ओनर बोलती है कि ये इतनी सुंदर लड़की है तो तुम इसे ब्रो क्यों कह रहे हो। इस पर जियांग जवाब देता है कि ये मेरे से हाइट में बड़ी है और मेरे से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी है। पर तांग तो जियांग के एक्सप्रेशन ही देखे जा रही थी, तुझे सब कुछ नॉर्मली लग रहा था। वो खुश हो जाती है कि वो कुछ ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है। इसके बाद जियांग जब एक स्टोर में जाता है तो उसे एक आइटम दिखता है, जिसमें एक कैट के हाथ में कैंडी था। शॉप की एम्प्लॉय उसे बताती है कि ये लिमिटेड एडिशन है और वो इसे अपने बैग पर लगा सकता है। वहीं तांग तीसरा टेस्ट की तैयारी कर रही थी, जिसमें उसे रेगुलर स्टाइल से हटकर डिफरेंट ड्रेस ट्राई करनी है और अपने फ्रेंड के एक्सप्रेशन देखने हैं। जब वो जियांग को अपनी ड्रेस दिखाती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने उसके स्टाइल को कभी भी नहीं देखा था। पहले तो वो उसे कहता है कि तुम काफ़ी स्ट्रेंज लग रही हो, पर फिर कहता है कि ठीक ही लग रही हो। तांग अब काफ़ी खुश हो जाती है कि जियांग में कोई भी चेंजेस नहीं आया है और वो ड्रेस चेंज कर लेती है। जब वो जियांग से अपना हैंडबैग वापस लेती है तो देखती है कि उसने उस पर वही शुगर कैट लगाया था, जो कि तांग को फिर से डाउट में डाल देता है। कहीं उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स तो नहीं है। तो वो उसे एक और टेस्ट याद आ जाता है, जिसमें उसे छोटी छोटी डिमांड्स करनी है। तभी जियांग उससे पूछता है कि हमें घूमते हुए काफ़ी देर हो गई है ना, तुमने कुछ भी नहीं खरीदा। इस पर वो अपना मेकअप ठीक करने लग जाती है। तभी जियांग उसे क्लोज आने लग जाता है, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन वो तो उसके शू लेसेस बांधने के लिए आया था, जो कि खुले हुए थे। उसे लेसेस बांधता हुआ देखकर जियांग का तो पता नहीं, पर तांग को उसके लिए कुछ फील होने लग जाता है। शू लेसेस बांधने के बाद जब वो आगे बढ़ने लगते हैं तब तांग देखती है कि जियांग ने उसके शू लेसेस दूसरे जूतों से बांध दिए थे और वो गिरने वाली थी, जिसे जियांग पकड़ लेता है और कहता है कि आखिरकार मैंने अपना बदला ले ही लिया। तांग स्कूल टाइम में अक्सर उसके शू लेसेस टेबल से बांध दिया करती थी और आज तक जियांग इसी मौके के इंतजार में था, जो देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और नीचे बैठकर शू लेसेस ठीक करती है। पर वो उसे हो नहीं रहा था, इसलिए जियांग उसकी मदद करता है, जिसे इतना पास देखकर तांग उसे देखती रह जाती है। इसके बाद दोनों चले जाते हैं। सीन अब यहाँ से उनके हाई स्कूल टाइम पर आता है, जहाँ एक इवेंट के लिए जब तांग अपना मेकअप कर रही थी, तब जियांग और फेंग दोनों मिलकर उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। इतने में सभी को बाहर बुलाया जाता है और जब तांग भी जाने लगती है तब जियांग उसे रोककर उसकी बो को अच्छे से बांधता है, जिससे तांग काफ़ी खुश हो जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर यानान तांग से पूछती है कि तुम्हारी उस कलीग का क्या हुआ, उसके बेस्ट फ्रेंड को उस पर क्रश है या फिर नहीं। तो वो बताती है कि वो दोनों रियल फ्रेंड्स ही हैं और उसके बेस्ट फ्रेंड के मन में उसके लिए वैसी कोई भी फीलिंग नहीं है। तभी यानान की नज़र उस शुगर कैट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है और इसका एक पार्टनर भी है सिरप पपी, जो सुनकर तांग काफ़ी हैरान हो जाती है। फिर हम जियांग को देखते हैं, जो कि शूट की सारी प्रिपरेशन कर रहा था। दूसरी तरफ चेंग अपने फ़ोन में वेदर फॉरकास्ट चेक करता है और उसे पता चलता है कि आज बारिश होने के चांसेस हैं। इतने में शेंग वापस आ जाती है, जिसके पूछने पर शेंग कहता है कि मैं रनिंग के लिए जा रहा हूँ। शेंग पूछते है कि इतनी रात को, तो वो कहती है कि इलीगल थोड़ी है और वो चला जाता है। जिसके ऐसे स्ट्रेंज बिहेवियर से शेंग तो परेशान हो चुकी थी। वो कहती है कि अभी तक यहाँ से वापस अपनी सिटी क्यों नहीं गया। तब उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि हो सकता है कि उसकी फ्लाइट कल हो, और साथ ही ये भी बोलती है कि हो सकता है शेंग इतनी रात को रनिंग करने के बहाने आपका इंतज़ार कर रहा हो, शायद उसके कुछ और ही इरादे हो, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अगली सुबह हम देखते हैं कि चेंग 4 बजे ही होटल से बाहर निकल जाता है। वो अपने फ़ोन में नेविगेशन ऑन करके पहाड़ों की तरफ जाता है, जिसकी काफ़ी देर बाद जब चेंग होटल से निकल रही थी तब चेंग वापस आ रहा था, जो कि उनके पूछने पर बताता है कि वो सनराइज़ देखने के लिए टॉप पर गया था। ये सुनकर असिस्टेंट हैरान हो जाती है, क्योंकि इतने ऊपर आने जाने में काफ़ी टाइम लगता है। ऊपर से वो लेट नाइट वॉक पर भी गया था तो सोया कब, इसीलिए अब उसका शक बढ़ जाता है कि चेंग के मन में शेंग के लिए कुछ तो है।
जो वो किसी न किसी बहाने उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम तांग को देखते हैं, जो कि अभी तक जांग के लोन केस पर ही काम कर रही थी, क्योंकि उसे रिपोर्ट तैयार करके हेडक्वार्टर्स भेजनी थी। लेकिन रिपोर्ट में ऐड करने के लिए उसे अच्छी फोटो चाहिए थी, इसलिए वो जियांग को मदद के लिए कॉल कर, जो उसे बताता है कि मैं अभी जैंग के रेस्टोरेंट के पास में ही हूँ, तो तुम यहीं पर आ जाओ। ये सुनकर वो उसे मिलने वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ की अच्छी फोटो क्लिक करते हैं, जो कि तांग को काफ़ी पसंद आती है। अभी वो दोनों फोटो सिलेक्ट कर ही रहे थे कि जैंग वहाँ पर आकर उनका ऑर्डर दे देती है। उन दोनों को एक साथ देखकर वो हैरान हो जाती है कि ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। इस पर तांग मजाक में कहती है कि मैं इसे नहीं जानती, हम तो एक्सीडेंटली यहाँ पर मिले। खाने के बाद वो दोनों अब जैंग का इंटरव्यू लेते हैं, जो उन्हें बताती है कि उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई थी कि उनके साथ साथ उनके करीबियों ने भी सफ़र किया है, जिसकी वजह से सभी उन्हें बैड लक कहने लगे थे। साथ ही ये भी बताती है कि जब वो 15 साल की थी तब उन्हें अपने अंदर एक बीमारी के बारे में पता चला, जिससे वो और भी ज़्यादा दुखी रहने लगी। लेकिन तब ऑर्फनेज में उसके एक टीचर थे, जो कि एक बार सभी बच्चों को फायरफ्लाइज दिखाने के लिए लेकर गए थे। वहाँ उन्होंने उन फायरफ्लाइज से भरा हुआ एक जार दिया और बताया कि छोटी सी रोशनी किसी को भी खुश करने के लिए काफ़ी है, और उसके बाद से ही जब भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हिम्मत से उसका सामना करती है। उनकी बातें सुनकर तांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे जियांग अपना हैंकी देता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि कोई उसे रोता हुआ ना देख ले। अभी शूट करते करते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। जैंग उन्हें बताती है कि रेस्टोरेंट में खाने के लिए अच्छा सामान नहीं बचा है, तो जैंग किचन में जो कुछ भी बचा हुआ था उसकी एक अच्छी सी डिश बनाकर उन्हें सर्व करती है। जब वो उसे खाना शुरू करते हैं तो सभी को काफ़ी पसंद आता है। तांग उन्हें उसको भी ये डिश बनाना सिखाने के लिए कहती है। अब जब जियांग वापस घर जाता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम खाना खाओगे। इस पर वो ना में जवाब देकर आगे कुछ बोलने ही वाला था कि मॉम तब तक अंदर चली जाती है। अगले दिन हम तांग के ऑफिस में देखते हैं कि सभी कलीग्स उसके जैंग रेस्टोरेंट वाले केस की काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि उसने कितने अच्छे सब कुछ हैंडल किया। तभी तांग वहाँ पर आ जाती है, जिसे सभी कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है। इतने में डायरेक्टर भी वहाँ पर आता है और सभी को मीटिंग के लिए तैयार होने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उनकी टीम ने जिन 10 यूजर्स को टेस्ट करने के लिए सिलेक्ट किया था उसमें से एक के पास नाइफ था और अब वो सीन क्रिएट कर रहा था। जब वो जाकर देखते हैं तो उस आदमी ने एक लेडी को अपने कब्जे में कर लिया था। वो आदमी भी सिर्फ शिव कंपनी के मालिक से बात करना चाहता था। जियांग को वो आदमी जब देखता है तो उससे कहता है कि मुझे मेरे 3 लाख युआन वापस चाहिए, ये सारे पैसे मेरे पेरेंट्स की सेविंग है। लेकिन जियांग तो उसको जानता तक भी नहीं था, तो वो बताता है कि तुम्हारी ये शिव फाइनेंस ने मुझे 3 लाख युआन के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचे, ये कहकर कि मैं किसी भी टाइम डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं विड्रॉल करने गया तो साइट ने रिस्पॉन्स करना ही बंद कर दिया। ये पैसे उसकी फैमिली की ज़िंदगी भर की सेविंग्स थी। इस पर जियांग बताता है कि फाइनेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड उनके अंडर कोई भी बिजनेस नहीं है। इसका मतलब उस आदमी के साथ उनकी कंपनी के नाम पर कोई फ्रॉड हुआ था। वो समझ गया था कि अब उसे पैसे वापस नहीं मिलने वाले, इसलिए वो नाइफ से उस लेडी को मारने वाला था। वहीं तांग जब मीटिंग के बीच फ़ोन में जियांग के ऑफिस की सिचुएशन देखती है तो बीच मीटिंग में वहाँ से चली जाती है। वो जियांग को कॉल करने की कोशिश करती है पर वो उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिससे उसकी टेंशन और भी बढ़ जाती है। फिर हम युवा को देखते हैं, जिसे सेट पर क्रू मेंबर जियांग की सिचुएशन दिखाती है, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि वो तो हमेशा से ही जियांग से बदला लेना चाहती थी और उसे प्रॉब्लम में देखकर उसे मज़ा आ रहा था। दूसरी तरफ कंपनी में पुलिस पहुंच चुकी थी। शिनेफेंग ऊपर की तरफ की पूरी सिचुएशन दिखाता है। उनके साथ एक नेगोशिएशन एक्सपर्ट भी था, जो आईडी देता है कि मैं तुम्हारा कलीग बनकर वहाँ पर जाऊँगा। तब फेंग उन्हें अपना आईडी कार्ड दे देता है। फिर वो जियांग से जाकर बात करते हैं कि किस तरह से अगर वो इस पर्सन को ऐसी जगह ले जा सके जहाँ पर कम लोग हों। अब वो आदमी उसे यहाँ पर देखकर पूछता है कि ये कौन है, तो जियांग नेगोशिएशन एक्सपर्ट को अपना बिजनेस पार्टनर बताता है। जियांग उसे बताता है कि ये टेक्निकल एक्सपर्ट है, जो कि तुम्हारे साथ हुए ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में पता लगा सकता है और तुम्हारे पैसे दिलवाने में मदद भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसे ऑफिस में चलकर वेबसाइट के बारे में सब कुछ बताना होगा, जिसके लिए वो आदमी मान तो जाता है पर सिर्फ जियांग को अपने साथ आने के लिए बोलता है, और उसके ऑफिस में नहीं बल्कि बिल्डिंग के टॉप पार्किंग में। इतने में तांग भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जो कि सारी सिचुएशन देख रही थी कि ये क्रिटिकल है। ये सब कुछ पुलिस भी सुन लेती है। वो जल्दी से अपनी पोजीशन पहले ही ले लेते हैं। अब जैसे ही लिफ्ट खोलती है तब जियांग धीरे धीरे आता है, जिसे वो आदमी चाकू दिखाकर डरा रहा था। तभी अचानक से जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी उसे पकड़ लेते हैं, जिस बीच जियांग नीचे भी गिर जाता है।
उसी वक्त तांग भी आकर उसे ऐसे देखकर जल्दी से उसकी तरफ भाग कर जाती है। वो उसे जल्दी जाकर संभालती है और काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। तब तक बाकी सभी भी आ जाते हैं, इसीलिए तांग साइड पे जाकर रोने लगती है क्योंकि उसे डर था कि आज कहीं जियांग के साथ कुछ गलत ना हो जाए। जियांग जब उसे चुप करवाता है तो उसे ही मारने लग जाती है कि वो हमेशा उसे टेंशन में डाल देता है। फिर हम उन दोनों की मॉम को देखते हैं जो कि उस न्यूज़ को जब फ़ोन में देखती है तो काफ़ी घबरा जाती हैं और जल्दी से जियांग को कॉल करती हैं, जो उन्हें सारी सिचुएशन समझाते हैं और बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और पुलिस ने कहा है कि वो उस आदमी के पैसे उसे वापस दिलवा कर रहेंगे। फिलहाल सब कुछ ठीक है, जो सुनकर दोनों मॉम को तसल्ली मिलती है। तभी जियांग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन उनके काफ़ी खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए वो मॉम को बोलता है कि उसे कुछ काम है तो रात को नहीं आ पाएगा। इस पर मॉम तांग को उस पर नज़र रखने के लिए कहती है ताकि वो ठीक से खाना खाए, जिसके बाद फेंग जियांग को बताता है कि उस फ्रॉड वेबसाइट का IP एड्रेस और डेटा युवा की टीम की ओर इशारा कर रहे हैं। तो जियांग फेंग को अपने लॉयर से लेटर तैयार करवाने के लिए कहता है। वहीं तांग जियांग के सभी एम्प्लॉयज़ के लिए खाना लेकर आई थी, जिससे सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तांग अब जियांग को खाना देने के लिए जाती हैं तो वो उसी के हाथ से खाने लग जाता है क्योंकि वो काफ़ी बिजी था। उसे लग रहा था कि वो और खिलाएगी, पर वो चली जाती है। इस तरह सभी लोग मिलकर काफ़ी देर रात तक काम करते हैं सब कुछ नॉर्मल करने के लिए। तांग तो यहाँ पर जियांग के ऑफिस में ही सो गई थी, जिसके पास बैठकर जियांग काम कर रहा था और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। अगले दिन जब तांग उठती है तो सनराइज देखकर स्माइल करने लग जाती है। जब जियांग स्माइल करने का रीज़न पूछता है तो वो बताती है कि तुम्हारे ऑफिस की रेनोवेशन करने में मैंने ये तुम्हारी हेल्प की थी ना, ताकि तुम्हारे ऑफिस में डायरेक्ट सनराइज आए। अब क्योंकि तांग को अपने ऑफिस जाना था, इसीलिए वो चेंज करने के लिए चली जाती है। जाते जाते उसे रेस्ट करने के लिए भी कहती है, जिसके बाद वहाँ पर फेंग आता है। वो भी काफ़ी थका हुआ था और सीधा उस पर लेटने जा रहा था जहाँ पर तांग सोई हुई थी, पर जियांग कहता है कि यहाँ पर मैं सोऊंगा। फिर वो उस ब्लैंकेट को ओढ़कर उसी पर सो जाता है। अब इससे पहले कि वो बेचारा ठीक से सो पाता, इतने में असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि आपके पर्सनल अकाउंट में अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है। कल के इंसिडेंट के बाद से ही काफ़ी लोग आपके बारे में सर्च करने लगे हैं और साइट पर जो भी वीडियोस थी अब उन पर मिलियन व्यूज़ जा चुके हैं। वही तांग जब ऑफिस पहुंचती है तो सभी उसकी एक वीडियो पर बात कर रहे थे। जब तांग खुद उस वीडियो को देखती है तो उसमें जियांग उसे चुप करवा रहा था और वो उसे मार रही थी, जिसे सभी लोग उनके बीच लव एंगल कह रहे थे। तांग उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश कर रही थी कि वो बस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो तो मान ही नहीं रहे थे, इसलिए वो अपने कैबिन में चली जाती है। ऑफिस से घर आने के बाद तांग ग्रुप में सभी को पूछती है कि क्या आज वो लोग फ्री हैं, जिस पर फेंग उसे इवेंट की फ़ोटो भेजता है जहाँ वो और जियांग बिजी है। तो तांग उसी इवेंट में पहुँच जाती है। यहाँ से अब हम 7 साल पहले का सीन देखते हैं। सभी लोग तांग को वो चीज़ खाने के लिए फोर्स कर रहे थे जिससे उसकी तबीयत अक्सर ख़राब हो जाया करती थी, लेकिन आज चाइनीज़ न्यू ईयर था, इसीलिए वो भी नहीं मानते। जियांग अब उसे किस तरीके से खाने की तारीफ करके अपने हाथों से एक स्पून खिलाता है और धीरे धीरे करके सब कुछ खिला देता है, जिसे वो मना नहीं कर पाती। जिसके बाद उसका पेट काफ़ी भर चुका था, वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन चेंग अब भी खाते जा रहा था, जो देखकर सभी हैरान थे। तब तांग जियांग से पूछती है कि तुमने अपनी कंपनी का नाम यीशु गौर में क्यों रखा हुआ है, तो बताता है कि इसका मतलब है डिलीशियस फूड को पसंद करना। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।